यह प्रभावशाली सिस्टम जिसे आपने अभी अभी एक्शन में देखा, पांटसायर एसऑक है। इसकी कीमत $15 मिलियन है और इसे रूसी वायु रक्षा का ताज का गहना माना जाता है। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे उन्नत पॉइंट डिफेंस सिस्टम है। आखिरकार यह एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो गाइडेड मिसाइलों और ऑटोमेटिक तोपों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। और यही वजह है कि इस सिस्टम को 10 से ज्यादा देशों ने अपनाया है। और क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बेचा जाता है? कहा जाता है कि यह अजेय है, कि यह आखिरी रक्षा पंक्ति है जो लगभग कभी असफल नहीं होती। और क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे असल में किस लिए डिजाइन किया गया था? ड्रोन को मारने के लिए। लेकिन यूक्रेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणाली में भी एक कमजोर बिंदु होता है। जून 2025 में जापोरिजिया में कुछ ऐसा हुआ जिसे बहुत से लोग असंभव मानते थे। वही सिस्टम जिसे आपने अभी अभी पूरी तरह से काम करते हुए देखा, नष्ट कर दिया गया। नहीं, एक नहीं बल्कि उनमें से कई और। क्या आप जानना चाहेंगे कि और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? उनमें से एक सिस्टम तो और भी महंगा था, जिसकी कीमत $100 मिलियन थी। यह सोचकर विडंबना होती है, लेकिन वे ठीक उसी चीज से नष्ट कर दिए गए जिसे उन्हें रोकना था, ड्रोन। और जिस तरीके से उन्होंने ये किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। इन तस्वीरों पर बहुत ध्यान दीजिए। ये असली है और इन्हें खुद यूक्रेन की इंटेलिजेंस डायरेक्शन ने रिकॉर्ड किया है। आप देख रहे हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर अपने ही ड्रोन को एक खतरनाक रूसी पैंटसायर सिस्टम के पास जाते हुए देख रहा है। ध्यान दें कि ड्रोन कितनी नीचे और धीरे उड़ रहा है, जैसे कि वह युद्ध के मैदान में घूम रहा हो। पैंटसायर खतरे का पता लगाता है और ठीक वही करता है जो उसे करना चाहिए। ड्रोन की दिशा में $50,000 की कीमत वाली मिसाइल दागता है। लेकिन देखिए क्या होता है, मिसाइल बस ड्रोन के पास से सीधी निकल जाती है। $50,000 बेकार चले गए। रूसी क्रू फिर रणनीति बदलती है और 30 मिलीमीटर की तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और यह कुछ दिलचस्प होता है। पहला यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया जाता है। रूसी क्रू ने जरूर सोचा होगा, हमने कर दिखाया, हमने खतरे को रोक लिया। लेकिन यहीं से कहानी वाकई में दिलचस्प हो जाती है। ध्यान दें कि अब क्या होता है, क्योंकि यूक्रेन ने सिर्फ एक ड्रोन नहीं भेजा था, उन्होंने 2 भेजे थे। और जब रूसी लोग पहले ड्रोन को गिराने की खुशी मना रहे थे, तभी दूसरा ड्रोन टक्कर के रास्ते पर था। और यहीं आप यूक्रेनी रणनीति की प्रतिभा देख सकते हैं। पहला ड्रोन एक चारा था, उसे भेजा गया था ताकि पैंटसायर अपनी स्थिति उजागर करे, गोला बारूद खर्च करे और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा मानक प्रक्रिया अपनाए जिसे यूक्रेनियन बहुत अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही पैंटसायर एक खतरे को मार गिराता है, उसकी टीम हमेशा वही करती है, सिस्टम को एक नई जगह पर ले जाती है। यह बुनियादी सैन्य प्रोटोकॉल है, लेकिन यूक्रेनियन यह जानते थे। और ठीक उसी समय जब पैंटसायर अपनी जगह बदल रहा था, दूसरा ड्रोन हमला कर गया। टक्कर के स्थान को ध्यान से देखिए। ड्रोन ने पूरे वाहन को नहीं उड़ाया, उसने खास तौर पर कॉम्बैट मॉड्यूल को निशाना बनाया, जो हिस्सा सभी हथियार प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इसे ही सैनिक लोग मिशन किल कहते हैं। जब आपको किसी उपकरण को पूरी तरह नष्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसे बेकार करने के लिए। पैंटसायर अब भी चल सकता है, अब भी लक्ष्यों का पता लगा सकता है, लेकिन अब वह फायर नहीं कर सकता। वह अब मूल रूप से $15 मिलियन का एक बेकार धातु का घर बन गया है। लेकिन अगर आपको यह प्रभावशाली लगा तो बस इंतजार कीजिए जब आप देखेंगे कि दूसरे सिस्टम के साथ क्या हुआ। अब की तस्वीरें एक और ड्रोन को दिखाती है, जापोरिजिया के एक और स्थान पर।
एक और भी ज्यादा कीमती लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए, एक बुक M3 सिस्टम। यह वाला तो और भी महंगा है, जिसकी कीमत $100 मिलियन तक हो सकती है। यह रूस के सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो 70 किलोमीटर दूर तक विमान और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। कोरिया लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे विडंबनापूर्ण बात यही है, एक सिस्टम जो 100 किलोमीटर दूर एक सुपरसोनिक फाइटर जेट को पकड़ सकता है, वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से 30 मीटर ऊपर उड़ रहे एक ड्रोन को नहीं देख पाया। ड्रोन लगभग बिना किसी जल्दी के पास आता है और सीधे रडार सेक्शन पर हमला करता है। रडार के बिना सिस्टम पूरी तरह से अंधा हो जाता है। आपके पास दुनिया के सारे मिसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप अपने टारगेट्स को खोज नहीं सकते। $100 मिलियन पूरी तरह से बेअसर हो गए। अब मुझे तुम्हें एक ऐसी बात समझाने दो जो तुम्हें चौंका देगी। इन ड्रोन के पीछे की तकनीक कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। असल में यह हैरान करने वाली तरह से आसान है। यूक्रेन ने इन ड्रोन को फाइबर ऑप्टिक के जरिए कंट्रोल करने का तरीका विकसित किया है, जो इस बाल जितना पतला केबल है और ड्रोन के उड़ने के साथ साथ खुलता जाता है। इससे ड्रोन किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाता है। रूसी लोग रेडियो सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ड्रोन ऑपरेटर से शारीरिक रूप से जुड़ा रहता है। और भी है, ये ड्रोन हमले के अंतिम चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। मानव ऑपरेटर ड्रोन को लक्ष्य के पास तक ले जाता है, उस खास जगह की पहचान करता है जहां हमला करना है, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रण संभाल लेती है। भले ही रूसी लोग सिग्नल काट दें, ड्रोन को पहले से ही ठीक ठीक पता होता है कि कहां हमला करना है। यह मानवीय बुद्धि और मशीन की सटीकता का एक बेहतरीन मेल है। ये दृश्य जो आपने अभी देखे जापोरिजिया में हुए थे। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पुतिन ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपनी सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी है। जवाब है यूरोप की सबसे बड़ी जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में। युद्ध से पहले यह संयंत्र यूक्रेन की लगभग आधी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता था। यह एक बहुत बड़ा इनाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत अरबों डॉलर है और पुतिन को यह पता है। 2022 में जब से उसने पावर प्लांट पर कब्जा किया है, तब से वह इसे एक तरह की मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह परिसर के अंदर सैनिकों और सैन्य उपकरणों को तैनात करता है, यह जानते हुए कि यूक्रेन ऐसा हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकता जिससे परमाणु आपदा हो सकती है। यह एक कायराना लेकिन प्रभावी रणनीति है। इसी वजह से सटीक ड्रोन हमले इतने महत्वपूर्ण हैं। ये यूक्रेन को वैध सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति देते हैं, बिना संयंत्र को खतरे में डाले। और यहां एक बात है जिसे मीडिया आमतौर पर नहीं बताती। जापोरिजिया क्षेत्र सिर्फ संयंत्र के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह तथाकथित रूसी लैंड ब्रिज का हिस्सा है, जो रूस के मुख्य भूभाग को क्रीमिया से जोड़ने वाला गलियारा है। पुतिन को इस गलियारे की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना क्रीमिया सिर्फ किर्च पुल पर निर्भर रह जाता है, जिस पर यूक्रेन कई बार हमला कर चुका है। हर एयर डिफेंस सिस्टम जिसे यूक्रेन जापोरिजिया में नष्ट करता है, रूस की इस महत्वपूर्ण जमीन के पुल की रक्षा करने की क्षमता को कमजोर कर देता है। अब चलिए संख्याओं की बात करते हैं, क्योंकि वे वाकई हैरान करने वाली है। इस ऑपरेशन में 2 सिस्टम नष्ट करने के साथ यूक्रेन ने रूसी सैन्य उपकरणों में 60 से 115 मिलियन डॉलर के बीच का नुकसान कर दिया। और क्या आप जानते हैं कि यह सब करने वाले ड्रोन की कीमत कितनी थी? संभावना है कि हर एक की कीमत शायद $1000 से भी कम थी। यह एक क्रूर गणित है जो दिखाता है कि आधुनिक युद्ध पूरी तरह से कैसे बदल गया है। अब यह इस बात पर नहीं है कि किसके पास सबसे महंगा उपकरण है, बल्कि इस पर है कि कौन ज्यादा समझदार, ज्यादा अनुकूलनशील और ज्यादा रचनात्मक है। और यह कोई एकल ऑपरेशन नहीं था। यूक्रेनी आंकड़ों के अनुसार
रूस हर साल 300 से 350 वायु रक्षा प्रणालियां खो रहा है। इसका मतलब है लगभग हर दिन एक प्रणाली। और यही समस्या है, रूसी इन प्रणालियों को फिर से नहीं बना पा रहे हैं। कारण, वे नए सिस्टम उतनी तेजी से नहीं बना पा रहे हैं जितनी तेजी से पुराने सिस्टम खो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का इस समय बहुत बड़ा असर है, क्योंकि उन्होंने जरूरी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक घटकों तक पहुंच को मुश्किल बना दिया है। तो पुतिन को एक मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस के अन्य क्षेत्रों से वायु रक्षा प्रणालियों को हटाकर यूक्रेन में हुई क्षतियों की भरपाई करनी पड़ रही है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि वह उनकी जगह क्या लगा रहे हैं? यह मानना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। वे नकली सिस्टम लगा रहे हैं, फुलाए हुए डुप्लीकेट, जो सिर्फ कम रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट्स को धोखा देने के लिए है। यह साफ तौर पर हताशा का संकेत है, और इसका असर होता है वैश्विक असर। ईरान, सऊदी अरब और यहां तक कि ब्राजील जैसे देशों ने भी पैंटसियर सिस्टम खरीदे हैं, यह सोचकर कि वे अत्याधुनिक तकनीक खरीद रहे हैं। अब वे वही सिस्टम यूक्रेन में सस्ते ड्रोन द्वारा नष्ट होते देख रहे हैं। अब एक पल के लिए सोचिए कि इन देशों के रक्षा मंत्रालयों में बातचीत कैसी हो रही होगी। क्या हमने ऐसे सिस्टम्स पर करोड़ों खर्च कर दिए जो काम ही नहीं करते? यह निस्संदेह रूसी सैन्य तकनीक में विश्वास का संकट पैदा करता है, और इसका असर दशकों तक रहेगा। इस युद्ध में एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये ड्रोन रूसी सैनिकों में लगातार डर पैदा करते हैं। सोचिए, अगर आप एक रूसी सैनिक हैं और जानते हैं कि कभी भी आसमान में एक ड्रोन आ सकता है, आपके पास छुपने का कोई तरीका नहीं है। सैनिकों ने इसके लिए एक शब्द भी बना लिया है, इसे ड्रोन शॉक कहते हैं। यह एक खास तरह का ट्रॉमा है जो ड्रोन की लगातार और अदृश्य धमकी से पैदा होता है। और यह कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। रूसी सैनिक लगातार चिंता, नींद में कठिनाई और लगातार सतर्क रहने की स्थिति की रिपोर्ट करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है। यूक्रेन सिर्फ उपकरणों को नष्ट नहीं कर रहा है, वह अपने दुश्मनों की मानसिक स्थिति को भी खत्म कर रहा है। और यहां एक और दिलचस्प बात है, यूक्रेन अपनी रणनीतियों के बारे में कोई रहस्य नहीं छुपा रहा है। वे इन हमलों के वीडियो सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। ऐसे वीडियो जैसे मैंने अभी आपको दिखाए। और आप वजह जानना चाहते हैं? क्योंकि हर वीडियो एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में भी काम करता है। रूसी सिस्टम के हर विनाश की तस्वीर रूसी सैनिकों को एक साफ संदेश भेजती है, दिखाती है कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यह बहुत उच्च स्तर की मनोवैज्ञानिक युद्ध है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो तुम्हें और भी ज्यादा हैरान कर देगी। जापोरिजिया में यह ऑपरेशन एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है। मार्च 2025 में यूक्रेन ने पहले ही क्रीमिया में कई पैंटसियर सिस्टम्स को नष्ट कर दिया था, वही रणनीति अपनाकर। अप्रैल में उन्होंने सिर्फ 12 घंटों में 3 बुक M3 सिस्टम्स को नष्ट कर दिया। जून में जापोरिजिया में ऑपरेशन के अलावा उन्होंने एक और क्षेत्र में एक और बुक M3 को नष्ट कर दिया। यह एक पैटर्न है, रूसी वायु रक्षा को पूरे कब्जे वाले क्षेत्र में कमजोर करने की एक व्यवस्थित रणनीति है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन किसी बड़ी चीज के लिए जमीन को व्यवस्थित रूप से तैयार कर रहा है। सैन्य सिद्धांत में ऐसी कार्रवाइयों को मॉडलिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। आप दुश्मन की रक्षा को कमजोर करते हैं इससे पहले कि आप एक बड़ा हमला शुरू करें। और इस मायने में हर पैंटसियर, हर बुक, हर वायु रक्षा प्रणाली जो नष्ट होती है, रूसी रक्षा कवच में एक छेद खोल देती है। और ये छेद भविष्य में और भी बड़े अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सारे संकेत यही देते हैं कि मुख्य उद्देश्य रूसी लैंड ब्रिज को काटना है। अगर यूक्रेन दक्षिण की ओर आज़ोव सागर तक आगे बढ़ने में सफल हो जाता है, तो वह क्रीमिया में रूसी सेनाओं को पूरी तरह से अलग थलग कर देगा। और अगर पर्याप्त वायु रक्षा नहीं है, तो यह अभियान और भी ज्यादा संभव हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप आज एक रूसी जनरल होते तो आपको कैसा महसूस होता? आपकी सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियां, जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था,
उन्हें ड्रोन द्वारा एक एक करके ढूंढकर नष्ट किया जा रहा है और उन ड्रोन की कीमत एक मोबाइल फोन से भी कम है। आपकी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के तहत है, आपकी सैन्य उत्पादन क्षमता सीमित है और आपको मजबूरी में नकली सिस्टम इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ताकि कमियों को छुपाया जा सके। यह निस्संदेह एक बेहद निराशाजनक स्थिति, लेकिन यह स्थिति सिर्फ रूस को ही प्रभावित नहीं करती। इसका वैश्विक प्रभाव पड़ रहा है जो पूर्वी यूरोप से कहीं आगे तक जा रहा है। देखिए, रूस दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक था, खासकर वायु रक्षा प्रणालियों का। विकासशील देश रूसी तकनीक खरीदते थे क्योंकि यह पश्चिमी विकल्पों की तुलना में सस्ती थी। लेकिन अब यूक्रेन में इन प्रणालियों को अपमानित होते देखने के बाद इन देशों में से कई अपनी खरीद पर फिर से विचार कर रहे हैं। रूसी सैन्य प्रतिष्ठा जो दशकों में बनी थी, अब वास्तविक समय में बिखर रही है। जून 2025 में जापोरिजिया में जो हुआ वह सिर्फ यूक्रेन की एक सामरिक जीत नहीं थी। यह इस बात का प्रदर्शन था कि युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं। अब यह सबसे महंगे उपकरण होने की बात नहीं है, बल्कि सबसे उपयुक्त उपकरण होने की बात है। यह सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता की बात है। यूक्रेन ने यह बात सबसे पहले समझ ली थी और वह इस बढ़त का इस्तेमाल एक बहुत बड़े और अमीर दुश्मन का सामना करने के लिए कर रहा है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि युद्ध का भविष्य सस्ते और स्मार्ट ड्रोन के कब्जे में होगा, या पारंपरिक और महंगे सिस्टम्स का इस्तेमाल जारी रहेगा? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। देखने के लिए बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।